बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ लाता रहता हूं। इसके लिए मुझे काम करना पड़ता है, रिसर्च वर्क करनी पड़ती है और इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ़ ज़राए से कलेक्ट करनी पड़ती है। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात याद रखिए कि जब आप लोग शेयर करते हैं और अच्छे कमेंट्स देते हैं, जितनी भी मालूमात हम आप तक पहुंचाते हैं वो उसके पीछे नेक नीति शामिल है। उसके पीछे कोई और मकासद नहीं है, कोई सियासी मकासद नहीं है, कोई मॉनेटरी मकासद नहीं है। सिर्फ ये है कि वेलफेयर का काम है और आपको मालूमात फराहम करें। जो छुपी हुई बातें हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं जिनसे आप लोग नावाकिफ़ हैं या आप तक नहीं वो मालूमात, तो हम आपको वो पहुंचाना चाहते हैं। हम सारी कोशिश मेहनत करते हैं आप तक वो जमा करके पहुंचा देते हैं। बाकी ये है कि ये मालूमात कितनी है, मुकम्मल है या नामुकम्मल है या थोड़ी है या कुछ है, तो एक बात याद रखिए कि तमाम बातों का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात को है। इंसान की मालूमात उतनी, इंसान का इल्म उतना हो सकता है जितनी वो कोशिश करता है। तो चलते हैं, अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है उसका सब्जेक्ट है हाउ टू कंट्रोल डिफ़ॉल्ट। यानी आप ख़बरें सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पर, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। बाद लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि एक्चुअली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो मैंने इस पर काफ़ी स्टडी की। मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, मुझे ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप लोग प्यार करते हैं, आपका वतन है, आपकी आज़ादी है, आपका मुल्क है, इसी तरह मेरा भी मुल्क है, मुझे भी इससे प्यार है, मुझे भी अपनी आज़ादी से प्यार है। और वतन के साथ अगर मोहब्बत करनी है तो ये कोई अछूती बात नहीं है, ये नेचुरल बात है। वतन है तो हमारी आज़ादी है तो हमारी इज़्ज़त है, वरना हम कुछ भी नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट की कहानी हमें सुनाई जा रही है, या एक ख़तरा या एक तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, इस पर मैंने स्टडी किया। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं स्टडी के बाद। पॉइंट नंबर 1, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, यानी हमारी इकॉनमी में इतनी ताकत मौजूद है कि अपने वसाइल पर हम इन्हिसार करके डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं। ये कैसे, इसके मैं तरीके और इसके मैं जो स्टेप्स हैं वो आगे चल के आपको सारे बताऊंगा। इसके लिए आपको या हमारी हुकूमत को जो है वो अपने वैल्यूएबल एसेट्स, मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल है, पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया कि हम उसको बेच देते हैं, वहाँ से पैसे आएंगे। और कोई इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको गिरवी रख देते हैं और मोटरवेज को गिरवी रख देते हैं। भाई आप कब तक अपने एसेट्स बेचेंगे? यानी आप बेच के, एक आदमी के ऊपर कर्ज चढ़ गया, वो घर का सारा सामान बेच देगा, सामान बिक जाएगा, कर्ज तो नहीं उतरेगा, फिर घर बेच देगा, फिर भी कर्ज नहीं उतरेगा, तो करेगा क्या? बदन के कपड़े बेच देगा, अपनी जान को बेच देगा। ऐसे तो काम नहीं चलता। तो हमें करने की क्या ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, थोड़ा सा। इसके बाद मेरा एक और पॉइंट है, फिर तीसरे पॉइंट में मैं बताता हूँ करना क्या है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि हमारे हुक्मरानों को सबसे पहले खुद की कुर्बानी देनी होगी। यानी आप ये सोच रहे होंगे कि हुक्मरान जो हैं वो किस तरह से कुर्बानी दे। भाई हुक्मरान जो हैं वो अपने अयाशी के जो उनके बजट में फंड्स हैं, जो फाइनेंस है, वो जो उनके बड़े बड़े अलाउंसेस, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े जहाज़ों के टिकट और बैरूनी ममालिक के दौरे और जनाब प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस और MLA हॉस्टल वगैरह वगैरह, ये जो बड़े बड़े सरकारी ओहदे, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियाँ, उनके पेट्रोल के अखराजात, ये सारी चीज़ें कर्टेल करनी होंगी।
यानी आप हालत ये है कि हुक्मरान हमारे ये चाहते हैं कि कौम कुर्बानी का बकरा दे बने, कौम कुर्बानी का बकरा बने, कौम कुर्बानी दे, लेकिन वो कुछ ना दें, उनकी जेब से कुछ ना जाए। भाई आपकी जेब तो सिर्फ माल डालने के लिए बनी है, खर्च करने के लिए नहीं बनी। खर्च करने के लिए सिर्फ अवाम बनी है, तो अवाम कब तक खर्च करेंगे? गरीब अवाम है, हमारा बच्चा बच्चा मकरूज है, आपको सबसे पहले कुर्बानी देनी होगी। वो मैं आपको बताता हूँ कि कुर्बानी कैसे देनी होगी। कुर्बानी ऐसे देनी होगी कि बजट में और सरकारी अखराजात में और पेंशन और अलाउंसेस में आपको वो कर्टेल करना होगा। उसके अखराजात का बोझ आप टैक्सेस के ज़रिए अवाम पर शिफ्ट ना करें, अवाम पर शिफ्ट ना करें, बजट को कर्टेल करें, गैर ज़रूरी और गैर तरक्याती अखराजात जो हैं वो ख़त्म करेंगे। ये इमीडिएट स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, वो होगी कुर्बानी। यानी आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि मेरे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कभी मैं आपको बता दूं कि सरकारी इमारतों के, इनके रेजिडेंसेस के, इनके रिहायशियों के, इनके जो उसके तज़ीन व आराइश के अखराजात हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, चीफ जस्टिस हाउस, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के, इसी तरह बाकी बड़े बड़े सरकारी अफसरान के, तो आप हैरान होंगे ये करोड़ों में नहीं है, अरबों में है सालाना। और ये सारा बोझ अवाम पर पड़ता है, इसको कर्टेल करना पड़ेगा। वो करने के लिए वो तैयार, किसी बजट में वो नहीं करते, बढ़ाते हैं, हर दफ़ा बढ़ाते हैं। तो आप हैरान होंगे कि अगर वो उस पर काबू पाएँ, खुद कुर्बानी दें, तो अवाम तो हर बजट में कुर्बानी देती है। यानी महंगाई इस कदर कर दिया है कि अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। ये दूसरा पॉइंट आपको बताया। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे हमसाया मुल्क यानी भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका और ये जो फिलिपाइन है, थाईलैंड है, बर्मा है, नेपाल है, ईरान है, टर्की है, ये सारे, इनमें से तो कोई भी मुल्क मां सिवाय श्रीलंका के और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के, इसके अलावा तो कोई डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं पहुंचा। श्रीलंका तो कर गया डिफ़ॉल्ट, उधर भी वही हालात थे जो पाकिस्तान में हालात है। यानी वो खा पी रहे थे, खुद लूट घसूट का बाजार गर्म कर रखा था। अब बात यह है कि मैं ये सोचता हूं कि बांग्लादेश क्यों नहीं डिफ़ॉल्ट करता, भारत क्यों नहीं डिफ़ॉल्ट करता, यानी बर्मा, म्यांमार जो है वो डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं करता, नेपाल क्यों नहीं डिफ़ॉल्ट करता? वो भी गरीब मुल्क हैं, ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं। यानी फिलीपाइंस में, इंडोनेशिया में बड़ी आबादी है, वो डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं करते? क्या उनके हुक्मरानों के दो सर हैं, दो अल्लाह ने उनको दिमाग दिए? क्या दो की जगह उनके सियासतदानों के चार हाथ हैं? क्या उनकी चार टांगे हैं? भाई हमारी तरह के वो इंसान है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि वो लोग अपने अखराजात और अपने जो आमदन है उसमें बैलेंस क्रिएट करते हैं। इस तरीके को कहते हैं बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी उर्दू में अगर इसका तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब है बेहतर मालियाती मंसूबाबंदी। बेहतर मालियाती मंसूबाबंदी हमारे हुक्मरान नहीं करते। ये आपस की लड़ाइयों में इतनी गलाजत और गंद उछाल रहे हैं, लड़ लड़ के इतना आगे चले गए हैं, इनके पास वक्त नहीं मंसूबाबंदी करने का, अवाम के बारे में सोचने का। भाई मुल्क डिफॉल्ट होगा तो अवाम जो हैं वो डूबेंगे, मरेंगे तो अवाम डूबेंगे। आप तो जहाज़ों में बैठ के, आपके तो जनेवा में अकाउंट हैं, न्यूयॉर्क में अकाउंट हैं, स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट हैं, इंग्लैंड में अकाउंट हैं, दुबई में अकाउंट है, आप तो वहाँ चले जाएंगे। मरेंगे तो अवाम, क़यामत गुजरेगी तो अवाम पर गुजरेगी। तो बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हालात पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए एक पॉलिसी तरतीब देनी होगी। अब मैं आपको बताता हूं आगे की बात। आगे मैंने स्टडी करके ये सारी बातें बनाई हैं, ये रैंडमली नहीं बनाया, ये स्टडी करके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले हैं। इसमें यह है कि मौजूदा फॉरेन एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा हमारा जो खर्च है वो है 21.43 अरब US डॉलर, जो सालाना पेट्रोल पर हम खर्च करते हैं।
यानी जो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं उस पर 21.43 बिलियन यूएस डॉलर सालाना हम खर्च करते हैं। उस पर 25% कंट्रोल करके जो है कमी की जा सकती है। अब कमी आप सोचेंगे कोई जादूगरी है, जादूगरी नहीं, ये बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर कंट्रोल करने के 4 तरीके मैंने निकाले हैं। पहला तरीका यह है कि सरकारी अफसरान का पेट्रोल का फ्री कोटा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। क्यों ख़त्म किया जाए? जब उनको पेट्रोल फ्री मिलेगा तो वो बेदरेक गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल करते हैं, उनको परवाह ही नहीं भाई, वो सरकारी माल है, बेदरेक खर्च हो रहा है। उनके जो अखराजात हैं बिजली के, गैस के, वो भी फ्री हैं, वो भी ख़त्म होने चाहिए। इसके साथ दूसरी बात मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि वीडियो अपने टाइम में मुकम्मल हो जाए। इसके साथ आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फराहम करें, लोग प्राइवेट गाड़ियों में सफ़र ना करें। इसलिए कि अगर एक आदमी ने लाहौर जाना है तो वो किसी लैंड क्रूज़र में जा रहा है तो वो तो 4 से 5 किलोमीटर फी लीटर करती है, तो इस पर पाबंदी होनी चाहिए, कौम को तरगीब देनी चाहिए। एक आदमी कहीं जा रहा है विद इन सिटी या आउट ऑफ सिटी जा रहा है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे, वो किसी अच्छी कोच में बैठ जाए, बाइज्जत ट्रांसपोर्ट चलती है उसमें बैठ जाए, और लोकल भी विद इन सिटी जो ट्रैवलिंग होती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को हंगामी बुनियादों पर इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलानी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर। यानी ये जो मेट्रो बनाई गई है या ऑरेंज ट्रेन बनाई गई है ये कैटर नहीं करती सारी आवाम को, सब रूट्स पर नहीं चलती, एक आध रूट पर चलती है एक शहर में। बाकी तो आवाम को जो है आप इलेक्ट्रिक बसें जापान बना रहा है, इलेक्ट्रिक बसें चाइना बना रहा है, इलेक्ट्रिक बसें स्वीडन बना रहा है, वहाँ से फौरी तौर पर दरामद करे और वो उस पर फ्यूल भी नहीं खर्च होगा, इलेक्ट्रिक से वो चार्ज होंगी और बड़े इकनॉमिकल होंगी और उससे फ्यूल की बचत होगी। ये तीसरी बात मैंने बता दी। चौथी बात मैंने बता दी कि प्राइवेट तौर पर बड़ी गाड़ियों की बजाय आवाम को तरगीब दें कि छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करें, 660 सीटी गाड़ियां इस्तेमाल करें। इससे भी करोड़ों के आवाम जो हैं जब छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूल की बचत होगी, और ये बचत जो मैंने तरीके आपको बताए हैं इससे 25% 25% जो है वो जो मैंने फिगर आपको बताए हैं फ्यूल की इंपोर्ट पे फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है वो बचत होगी, वो बचत होगी तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जुमरे में ये बात आएगी। आगे चले पॉइंट नंबर 2, ये जो मैंने स्टेप्स का पॉइंट नंबर 2 आपको बताया, स्टेप्स का पॉइंट नंबर 2 बताया है वो ये है कि आपको हैरत होगी, आप हैरान और परेशान होंगे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में सालाना बुनियादों पर 20 बिलियन यूएस डॉलर गल्फ मुमालिक से पाकिस्तान अपने मुल्क में भेजते हैं। 20 बिलियन यानी 20 अरब रुपए सालाना, ये बहुत बड़ी रकम है। ये टोटल हमारी फॉरेन एक्सचेंज का 40% है। ये अगर वो हुंडी हवाला के ज़रिए बेचते हैं, अगर ये बैंकों के ज़रिए उनसे अपील की जाए कि पाकिस्तान को बचाना है, कौम के लिए, नेशन को लिए, अपने मुल्क के लिए, खुदा के लिए आप ये काम करें, तो वो बैंकों के ज़रिए आएगा तो वो फॉरेन एक्सचेंज जो प्राइवेट मनी चेंजर्स के हाथों में, स्मगलरों के हाथों में चला जाता है, वो आएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में और फॉरेन एक्सचेंज की कमी वाक़या नहीं होगी। आपको जो $61 उसकी अपनी लोन की हैं वो अदा करने में आपको सहूलत रहेगी। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ये 2 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद तीसरा एक बहुत बड़ा फिगर मैंने निकाला है, ये मैंने वर्किंग की है। वो आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर 10 मिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान में जो मौजूद होते हैं प्राइवेट हाथों में, वो स्मगल होकर बैरून मुल्क
मुंतकिल हो जाते हैं, इसको कहते हैं डिपार्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी फॉरेन एक्सचेंज की स्मगलिंग जो पाकिस्तान से हो रही है, उसमें मैं उन तरीकों में नहीं आता क्योंकि मैं वीडियो से हट जाऊंगा, मैं इसी पर रहता हूं। इसको रोकना होगा। ये हमारे सियासतदान भी करेंसी स्मगल कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि फिर मुख्तलिफ पार्टियां तनकीद करती हैं कि जी आप फलां को फेवर कर रहे हैं, फलां को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे लिए सब बराबर है, मैं सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं। 10 मिलियन US डॉलर रोजाना जो स्मगल होते हैं, एक दिन में 10 मिलियन US डॉलर, वो रोका जा सकता है। बहुत बड़ी रकम ये सालाना बन जाती है। ये स्मगलिंग रोकने से, यानी ये एक स्मगलिंग प्रोडक्ट्स की नहीं है, ये स्मगलिंग मैं आपको जो बता रहा हूं ये है करेंसी की स्मगलिंग। डॉलर फिजिकली जो बाहर डिपार्चर करके जाता है, ये रोकनी होगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमारी कौम जो है, कौम की हालत ये है, हमारा भी कसूर है, अवाम का भी कसूर है। हम सालाना बुनियादों पर 6 बिलियन US डॉलर लग्जरी आइटम्स पे खर्च करते हैं। ये देखिए गरीब कौम का ये हाल है कि 6 अरब US डॉलर सालाना हम खर्च करते हैं लग्जरी आइटम पर। लग्जरी आइटम कौन से हैं? कीमती गोल्ड प्लेटेड मोबाइल टेलीफोन, कीमती रोलेक्स की घड़ियां, और वो डायमंड्स और गोल्ड और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, शैम्पू और कॉस्मेटिक्स का सामान और बेशुमार सामान है। वो मैं सारा गिन नहीं सकता, बेशुमार सामान है। लग्जरी आइटम आप समझ गए हैं, जो आम इस्तेमाल की चीजें नहीं होती, जो उमरा और रऊसा इस्तेमाल करते हैं। जो उसका खर्च है वो 6 बिलियन US डॉलर, उस पर पाबंदी, मुकम्मल बैन लगा के आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो पैसे बचा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, आप हैरान होंगे, ये मैंने तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले हैं, मेहनत करके, कोशिश करके, ये आपके सामने पेश कर रहा हूं। 993 मिलियन US डॉलर सालाना हमारी कौम फॉरेन टूर्स पे खर्च कर देती है। इसको कर्टेल करना चाहिए, फॉरेन टूर पे ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि एक आदमी जो है वो 5 साल के अंदर दोबारा फॉरेन टूर नहीं कर सकता, या जो भी हुकूमत मुनासिब समझे कोई पाबंदी लगानी चाहिए। और ये 993 मिलियन US डॉलर सालाना हम बचा सकते हैं। अगर 100% ना बचाएं तो 50% तो बचा सकते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा वो अदायगियों में इस्तेमाल होगा। उसके बाद आप हैरान होंगे, एक और फिगर मैंने निकाला है, वो है 414 मिलियन US डॉलर सालाना हम इंपोर्टेड व्हीकल्स पर खर्च कर देते हैं, उनकी इंपोर्ट पर खर्च कर देते हैं। यानी आप देखें, आप हैरान होंगे कि 5-10 कंपनियां जो है पाकिस्तान में अच्छी अच्छी व्हीकल्स जो है मैन्युफैक्चर हो रही हैं, आप वो इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड जो है असेंबल्ड गाड़ियां इस्तेमाल करें। आप साथ बना भी रहे हैं, मुल्क में असेंबल भी कर रहे हैं, और फिर जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं। 414 मिलियन US डॉलर सालाना आप इस्तेमाल करते हैं। इंपोर्टेड गाड़ियों पे मुकम्मल बैन होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है 7 नंबर पे 9 बिलियन US, 9 अरब रुपए का सालाना हम फूड आइटम इस्तेमाल करते हैं। फूड आइटम में क्या है? गंदम है, शुगर है, इसमें एडिबल ऑयल है, यानी खुर्दनी तेल है, इसमें दालें हैं, और इसके अलावा इसमें पाइनएप्पल है, इसमें सेब हैं, इसमें अंगूर है, इसमें जनाब ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने वाला कीवी फ्रूट है, और इसमें कोकोनट है, और इसमें केले हैं। ये तमाम फ्रूट जिनका मैंने नाम लिया, ये पाकिस्तान में पैदा होते हैं। अगर गंदम भी जब इंपोर्ट करें आप, जब पाकिस्तान में इसकी शॉर्टेज हो, फालतू गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। शुगर आपको हर साल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। कभी फसल अच्छी हो जाए तो ठीक है, अगर कभी फसल अच्छी ना हो कमाद की, तो फिर आप इंपोर्ट कर लें, वो भी ऑप्शनल है। लेकिन आप एडिबल ऑयल लाजमी इंपोर्ट करना है,
आपने खाद लाजमी इंपोर्ट करनी है और आपने दालें लाजमी इंपोर्ट करनी है। ये नेसेसरी आइटम है। इनके अलावा एक और चीज़ है, वो है उसकी लाइव स्टॉक की, यानी मुर्गियों की खुराक और इसके लिए इस्तेमाल होने वाले जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो इंपोर्ट करना ज़रूरी है। ये पोल्ट्री में जो इस्तेमाल होती हैं और लाइव स्टॉक में इस्तेमाल होती हैं। इनके अलावा बाकी गैर ज़रूरी फल फ्रूट जो पाकिस्तान में पैदा होता है वो इस्तेमाल करें, उनसे बड़ा पैसा बचाया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको 8वें नंबर पर बताता हूँ कि 646 मिलियन यूएस डॉलर की एक और प्रोडक्ट हम लाजमी कंज्यूम करते हैं, वो है चाय की पत्ती। 646 मिलियन यूएस डॉलर की सालाना हम चाय इस्तेमाल कर जाते हैं। इसको भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर आप अगर दिन में 5 प्यालियां पीते हैं चाय की, 4 प्यालियां पीते हैं, तो 1 प्याली पिए या 2 प्याली पिए, तो 50% से लेकर 60% तक आप इसमें रिडक्शन कर सकते हैं, इसमें कमी वाक़ई हो सकती है। अगर मिसाल के तौर पे 646 ये मिलियन यूएस डॉलर है, तो इसको रिड्यूस करके 300 पर लाया जा सकता है। इसमें ये मैंने तरीके आपको बताए हैं जो बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप इस्तेमाल करके इन पे कमी वाक़या हो सकती है और ये फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने गिनी हैं हजरात, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, ये सारी चीज़ों की जो इंपोर्ट है वो फॉरेन एक्सचेंज से होती है। जी, हम डॉलर में पे करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। यानी हमारी सियासी पार्टियां जो हैं, हमारे हुक्मरान, वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो मैनेजमेंट तो कर नहीं रहे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो कर नहीं रहे। इसके बाद एक और बात, 9वीं बात, वो ये है कि पाकिस्तान में बेहतरीन कपड़ा बनता है, जनाना भी और मर्दाना भी। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए कपड़े की इंपोर्ट पर। सिर्फ अपनी लोकल बना हुआ कपड़ा हम इस्तेमाल करें और कपड़े की इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन होना चाहिए। कपड़ा हम चाइना से भी मंगाते हैं, कपड़ा हम इटली से भी मंगाते हैं, थाईलैंड से भी मंगाते हैं, इंडोनेशिया से भी मंगाते हैं, लेकिन ज़्यादा कपड़ा हमारा चाइना से आता है। उस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। उससे बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हम सालाना बुनियादों पर बचा सकते हैं। ये मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बात की, तो मेरे जज साहिबान ना नाराज़ हो जाएं, सुपीरियर जुडिशरी के, मेरे ब्यूरोक्रेसी के मेरे हम वतन नाराज़ ना हो जाएं। उनकी जितनी सुपीरियर जुडिशरी की जितनी लास्ट ड्रांस सैलरी है, उतनी ही उनकी पेंशन है। उसके बाद उनको गाड़ियां फ्री में मिल जाती है। जो गाड़ियां दौरान जजशिप उनके ज़रिए इस्तेमाल होती हैं, वो रिटायरमेंट के वक्त उनको बुक वैल्यू पे मिल जाती हैं। ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है। और इस्लामाबाद में जजेस को प्लाट भी मिल रहे हैं। भाई, किस बात का क्या है? वो जब काम करते हैं तो उनको सैलरी तो मिलती है, अलाउंसेस तो मिलती है, पेट्रोल भी मिलता है, टेलीफोन भी मिलता है और सर्वेंट्स भी मिलते हैं, खिदमत गुजारी के लिए भी लोग मिलते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है। तो फिर आपको प्लाट क्यों दिए जाएं? तो ये सारी चीज़ें हम कर्टेल करके बजट को भी कम कर सकते हैं। बजट कम होगा तो बिजली, गैस और उसके पेट्रोल के रेट्स कम होंगे। पेट्रोल के रेट्स कम होंगे, हमारे कारखाने चलेंगे। हमारे कारखाने चलेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी तो आखिरी बात मैं करके अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट उस वक्त बढ़ेंगी जब हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं, पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट, वो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना के बराबर या उससे कम होगी, तो बाहर के ममालिक हमसे ख़रीदेंगे, वरना आपका माल कोई नहीं खरीदेगा। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और वो फॉरेन एक्सचेंज, मैं रिपीट करता हूँ, आपके पाकिस्तान की इकॉनमी में इतना पोटेंशियल है कि आपके कर्जे भी उतर सकते हैं और आप डिफ़ॉल्ट से भी बच सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।
बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जो हमारे हुक्मरानों में दूर दूर तक नहीं, वो अपने ज़ाती